नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, जमालपुर कॉलेज, जमालपुर। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए, ऑनर्स के विद्यार्थी और इवन सब्सिडरी के विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक सीखना यानी कि अधिगम है और विशेषकर सीखने के अनुकूलन सिद्धांत की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले हमें सीखने के अर्थ के स्वरूप को समझने की जरूरत है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। मॉर्गन किंग विजन स्कोपलर ने लर्निंग को डिफाइन करते हुए यह कहा कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड as any relatively permanent change in behavior as a function of practice or experience। अर्थात सीखना व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहते हैं जो अभ्यास या अनुभूति के द्वारा उत्पन्न हुआ हो और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करना हो। अगर हम इस परिभाषा के विभिन्न पक्षों को देखें तो सबसे पहले सीखना व्यवहार में आए परिवर्तन होते हैं। ये वैसे परिवर्तन होते हैं जो अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप के हों और जो अभ्यास या अनुभूति द्वारा उत्पन्न हुए हों। अब हम अधिगम के अनुकूलन सिद्धांत की चर्चा करेंगे जिसे हम कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ थ्योरी भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन सबसे पहले इवान पी पावलोव द्वारा किया गया था। याद रहे कि इवान पेट्रोविच पावलोव एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे या शरीर शास्त्री थे। पावलोव ने कुत्तों की पाचन ग्रंथियों के अध्ययन क्रम में अधिगम के अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन अध्ययनों ने या उनके द्वारा किए गए अध्ययनों ने अधिगम मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की और उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1904 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राचीन अनुबंधन सीखने का एक मौलिक प्रकार है जिसमें एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने के संकेत के रूप में काम करती है। पावलोव ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में पहले घंटी बजाई, फिर कुत्ते को भोजन दिया। कुत्ते ने भोजन देकर लार टपकाई जो एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। जब बार बार घंटी बजाकर भोजन दिया गया तो कुत्ता घंटी की ध्वनि पर ही लार टपकाने लगा, जबकि भोजन बाद में दिया गया। इस प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि यदि तटस्थ उद्दीपक मतलब घंटी के शीघ्र बाद अगर स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन बार बार दिया जाए तो तटस्थ उद्दीपक में भी स्वाभाविक उद्दीपक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात उनसे भी स्वाभाविक उद्दीपन जैसी अनुक्रिया उत्पन्न होती है। इस प्रयोग को अगर हम इस चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले पावलोव महोदय ने कुत्ते के सामने ये खाना प्रस्तुत किया। खाना देखकर कुत्ते ने लार टपकाई। ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। फिर पावलोव महोदय ने कुत्ते के सामने घंटी बजाई और कुत्ते ने कोई भी स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं की कि बस सिर्फ वो चौकन्ना हो गया। अब पावलोव महोदय ने अपनी प्रायोगिक परिस्थिति में पहले घंटी बजाई, फिर खाना दिया और कुत्ते ने लार टपकाई। इस प्रायोगिक परिस्थिति को कई बार दोहराने के बाद एक समय ऐसा आया जब कुत्ता घंटी की आवाज सुनते ही लार टपकाने लगा, अर्थात घंटी जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी उससे लार का गिरना एक स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न होने लगी। अतः भोजन अननुबंधित उद्दीपक है
यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है और एक स्वाभाविक उद्दीपक है, और उसके बाद होने वाला लार का स्राव एक अननुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। भोजन एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है और उससे उत्पन्न स्वाभाविक अनुक्रिया लार का गिरना एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। अनुबंधन के पश्चात अर्थात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्राव जब होने लगता है तो हम इसे घंटी को कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं और लार के स्राव को कंडीशनड रिस्पॉन्स कहने लगते हैं। इस प्रकार के अनुबंधन को ही हम प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। इस तालिका से हम ध्यानपूर्वक यह देखें तो अनुबंधन के विभिन्न चरणों में अनुबंधन के पूर्व की जो प्रायोगिक परिस्थिति थी, जिसमें भोजन एक यूसीएस है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है, और लार का गिरना एक स्वाभाविक अनुक्रिया। घंटी की ध्वनि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और इससे कुत्ता सिर्फ चौकन्ना होता है, कोई स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होती। अनुबंधन के समय घंटी की समय की प्रायोगिक परिस्थिति में सबसे पहले घंटी बजाया गया, जिसे कंडीशनड स्टिमुलस कहा गया, और इसे भोजन यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया गया। उसके बाद कुत्ते ने लार को टपकाया, अर्थात घंटी की ध्वनि, भोजन और उसके बाद लार का गिरना। इस प्रायोगिक परिस्थिति को कई बार दोहराया गया और जब अनुबंधन के पश्चात यह देखा गया कि कुत्ता घंटी की ध्वनि से ही लार का स्राव करने लगा, अर्थात घंटी की ध्वनि जो कि कंडीशनड स्टिमुलस है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स अर्थात लार का स्राव उत्पन्न करने में सक्षम हो गया। तो उद्दीपकों के बीच के समय संबंध में की चर्चा अगर हम करें तो प्राचीन अनुबंधन प्रक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। इनका आधार अनुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित उद्दीपक की शुरुआत के बीच समय संबंध पर आधारित होता है। पहली 3 प्रक्रियाएं अग्रवर्ती अनुबंधन फॉरवर्ड कंडीशनिंग की हैं तथा चौथी प्रक्रिया पश्चगामी अनुबंधन यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग की होती है। अब हम एक एक कर इन चारों प्रायोगिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले साइमल्टेनियस कंडीशनिंग की बात करें तो जब अनुबंधित उद्दीपक अर्थात कंडीशनड स्टिमुलस तथा अनानुबंधित उद्दीपक अनकंडीशनड स्टिमुलस को साथ साथ दिया जाए तो इसे हम सहकालिक अनुबंधन कहते हैं। जैसे कि यहां कंडीशनड स्टिमुलस बिजली का बल्ब है और अनकंडीशनड स्टिमुलस बिजली का झटका है, जो कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और इन दोनों को इस प्रायोगिक परिस्थिति में एक साथ प्रस्तुत किया गया। दूसरा है डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग की प्रक्रिया में यानी विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया में अनानुबंधित उद्दीपक अनकंडीशनड स्टिमुलस का प्रारंभ अनानुबंधित उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस के बंद होने के पहले ही होता है, अर्थात अनानुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति में होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, सीएस जो कि बल्ब का जलना एक सीएस है, कंडीशनड स्टिमुलस है, जिसकी उपस्थिति कंडीशन स्टिमुलस के अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी बिजली के झटके के शुरू होने के पहले हुई और जो अनकंडीशनड स्टिमुलस के बंद होने के पहले ही बंद हो गया। तीसरी प्रायोगिक परिस्थिति है ट्रेस कंडीशनिंग।
ट्रेस कंडीशनिंग यानी कि अवशेष अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक कंडीशन स्टिमुलस का प्रारंभ और अंत अनानुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस की उपस्थित होने के पहले होता है। अब यहां ट्रेस कंडीशनिंग की प्रायोगिक परिस्थिति को देखें। यहां बल्ब जो कि एक कंडीशनड स्टिमुलस है, उसका प्रारंभ अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी कि बिजली के झटके के उत्पन्न होने के पहले शुरू होकर और पहले बंद भी हो गया, क्योंकि अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी बिजली का झटका इसके बंद होने के बाद शुरू हुआ। अब पश्चगामी अनुबंधन बैकवर्ड कंडीशनिंग की प्रक्रिया में अनानुबंधित उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक के पहले होता है, अर्थात यहां बिजली का झटका बल्ब के जलने के पहले होता है। अनुबंधित उद्दीपकों का प्रकार, जो कि एक दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, यह मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्त्यात्मक एपिटिटिव तथा विमुखी एवर्सिव। प्रवृत्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक यानी एपिटिटिव अनकंडीशनड स्टिमुलस स्वतः अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये संतोष और प्रसन्नता प्रदान करते हैं, जैसे खाना, पीना, दुलारना आदि। दूसरी ओर विमुखी अनुबंधित उद्दीपक एवर्सिव अनकंडीशनड स्टिमुलस दुखदाई, दूसरी ओर एवर्सिव अनुबंधित उद्दीपक दुखदाई और क्षतिकारक होते हैं, जैसे शोर, विद्युत का आघात इत्यादि। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता, अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए होगी। धन्यवाद।